नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, 27 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था आर एस प्री एग्ज़ाम, इसके अंदर जितने प्रश्न पूछे गए थे उसके अंदर इतिहास के जितने प्रश्न हैं इन सभी की मैं व्याख्या लेकर आज आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है, और जो भी प्रश्न हल कराऊंगा उसके साथ में व्याख्या कराऊंगा, तो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं आपके लिए। तो स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। हालांकि पूरे प्रश्नों की व्याख्या नहीं करा रहा हूँ मैं, केवल और केवल इतिहास की व्याख्या करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन इसके अंदर थे अनेकांतवाद, सर्वास्तिवाद, शून्यवाद और स्यादवाद। ये इसके ऑप्शन है। तो नीचे ऑप्शनों का चयन करना है। तो इसके अंदर क्या है, अनेकांतवाद, ठीक है, और स्यादवाद, पहला और चौथा ये तो है जैन धर्म से संबंधित, और सर्वस्तिवाद और स्यादवाद ये दो है बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ अनेकांतवाद का मतलब क्या है। देखिए, एक नाम आएगा अनेकांतवाद, ठीक है, एक नाम आएगा स्यादवाद। अब जैन धर्म, एक तो आप ध्यान रखना, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, कर्म में विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म जो होता है कर्म के कारण ही होता है। अनेकांतवाद का मतलब ये है कि जब तक विचार, जैसे एक चीज़ मानो सत्य है, ठीक है ना, बिल्कुल सामान्य भाषा में आपको समझा रहा हूँ। एक चीज़ सत्य है कि आज बारिश होगी, ठीक है। तो अनेकांतवाद और स्यादवाद का मतलब क्या है। स्यादवाद का मतलब ये है कि शायद आज बारिश हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। तो शायद पर जब आप बात चली जाए, ठीक है ना, यानी एक सत्य का बाहुल्य हो जाए, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्यादवाद, यानी शायद की संभावना आ जाए। ये सत्य का बाहुल्य सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, स्यादवाद को। स्यादवाद को क्या कहते हैं, सत्य का बाहुल्य सिद्धांत। और ये मैंने प्रश्न भी डाला था कि किससे महावीर स्वामी की बौद्धिक उदारता का पता हमें लगता है। तो स्यादवाद से लगता है। वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत कहते हैं, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं इसको, स्यादवाद को, ठीक है ना। शायद की इसके अंदर घटना आती है, शायद अस्ति या शायद नास्ति, ये जब शब्द बनता है तो बनता है स्यादवाद, ठीक है। अनेकांतवाद क्या है, देखिए यही चीज़ अनेकांतवाद है। जब तक ये आपका विचार है, ये विचार विचार ही रहता है, तब तक वो कहलाता है अनेकांतवाद। और जब आपका ये विचार वाणी के अंदर उतर कर सामने वाले के सामने प्रकट हो जाता है, तब आपका ये विचार स्यादवाद कहलाता है। बस इतना सा अंतर है दोनों के अंदर, अनेकांतवाद और स्यादवाद के अंदर। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि शायद की जो कल्पना है, ठीक है ना, शायद शब्द पकड़ लेना, और वास्तविकता का बाहुल्य सिद्धांत। बाहुल्य का मतलब बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। सत्य के बहुत सारे क्षेत्र किसने बताए थे, तो सत्य के बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं किसी भी तरह से, ठीक है ना। कि हाँ आज बारिश हो सकती है, हो सकता है यहाँ ना होकर किसी और जगह हो जाए, ठीक है। और हाँ, यहाँ बारिश हो सकती है लेकिन हो सके बारिश की एक ही बूंद आए या बहुत ज़्यादा बारिश आए, ठीक है ना। तो बारिश हो सकती है, शायद यहाँ हो सकती है, शायद कहीं और हो सकती है। इस तरह शायद की जब कल्पना की जाए तो वो स्यादवाद कहलाता है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल आपको सामान्य भाषा में उदाहरण देकर समझाया स्यादवाद और अनेकांतवाद का। अनेकांतवाद का मतलब भी ये है कि अनेक तरह से सत्य, ठीक है ना, अनेक तरह से सत्य का बाहुल्य करना। तो ये दोनों ही सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। दूसरा देखिए, बयाना। बयाना दुर्ग के अंदर विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है। तो ये किस काल का माना जाता है, गुप्त काल का माना जाता है। राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम विजय स्तंभ कहाँ बनाया गया, तो बयाना के अंदर बनाया गया। और ये किसके द्वारा बनाया गया है, समुद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो दूसरे का उत्तर होगा बिल्कुल तीसरा। बहुत ही सरल पेपर था, बहुत ज़्यादा सरल पेपर था। इतिहास की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे पेपर की बात नहीं कर रहा। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरे प्रश्न के अंदर है मौर्यकालीन मूर्तियाँ मणिभद्र, जो कि यक्ष की मूर्ति मिली है, वो किस स्थान से प्राप्त होती है। मौर्यकालीन, मैंने आपको जब टेस्ट लिया था तब आपको बताया था, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी है और सेकंड पेपर में हिस्ट्री में तो आप पढ़ते ही पढ़ते हो। इसके अंदर ये परखम होगा जो मथुरा के पास है, यहाँ से मणिभद्र यक्ष की मूर्ति मिली है। और नोह ये भरतपुर के अंदर है, ठीक है ना, सभ्यता मिली है नोह से। तो इस तरह से आपका इसका उत्तर बी होगा। और
बखीरा वाला मैंने प्रश्न डाला था, जब ये प्रश्न मैं डाल रहा था तो बखीरा वाला प्रश्न डाला था कि सबसे पहले जो स्तंभ है वो कहाँ से मिलता है, मौर्यकालीन, तो बखीरा से मिलता है प्रथम स्तंभ। ठीक है, तो इस तरीके का कोई प्रश्न था, तो मौर्य कला है ये, इसको पूरे ध्यान से पढ़ लेना। तीसरा प्रश्न है मजरुल सुरूर। मजरुल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ था, तो मजरुल सरूर नामक अखबार है, ये भरतपुर से प्रकाशित किया गया था और 1849 के अंदर मजरुल सरूर। प्रश्न नंबर 5, बपंग, नड़, अलगोजा और खड़ताल, इनके आपको जो कलाकार है, कलाकारों को पहचानना है कि बपंग का कौन था और नड़ का कौन था, ये पहचाने। तो आपको देखिए, यदि एक ही चीज़ मिल जाती है, यदि नड़ का पता है, ठीक है ना, कि नड़ का कौन था, तो नड़ का था आपका कर्णाबील। ठीक है, बाकी सारे के सारे अपने आप मिल जाएंगे। देखिए बी का तीसरा किस में आ रहा है, तो बी का तीसरा 2 में आ रहा है, देखिए, ठीक है ना, बी का तीसरा 2 में आ रहा है, तो अपने और चेक कर लेंगे। बपंग, बपंग का था जहूर खां, बपंग का कौन था, जहूर खां, ये बपंग हो गया, बपंग का जहूर खां कर देना, और नड़, नड़ का कर्णाबील कर देना, मेरे हिसाब से हो जाएगा। अलगोजा रामनारायण चौधरी और खड़ताल का जादूगर कहते हैं सद्दीक खां को। तो डी का पहला किसके अंदर है, देखिए डी का पहला, बी का तीसरा, ए का दूसरा, तो ये देखिए ए का दूसरा इसी के अंदर है, तीसरा आपका ऑप्शन है वो पूरी तरह से सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला, ये विकल्प आपका पूर्ण तरह से सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 6, ये बहुत ही सरल प्रश्न था कि मिलान करने थे कि किसके अंदर क्या है। देखिए पार्श्वनाथ है, ऊपर रे बनाया हुआ है, तो रे से रे को मिला दिया करो, सर्प, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, सामान्य पेपर के अंदर रे से रे को मिला दो, पार्श्वनाथ का क्या हो जाएगा, सर्प हो गया। आदिनाथ सबसे पहले आते हैं, और सबसे पहले हम गाय के बछड़े को पूछते हैं, ये ध्यान में रखना। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, वृषभ हो जाएगा। महावीर स्वामी क्या थे, एक तरह से महावीर जी तो शेर ही थे, जिन्होंने क्या है, सिंह है। ठीक है, और शांतिनाथ, शांत कौन रहता है, लगभग हिरण ही तो रहता है। तो इस तरह से ट्रिक बना के भी आप याद कर सकते हैं इसको, बहुत सरल प्रश्न था, आराम से कर लोगे। अब है राजस्थान भाषा साहित्य सांस्कृतिक अकादमी की कहाँ है, तो भाषा ही आ जाए, साहित्य ही आ जाए और संस्कृति तीनों आ जाए, तो ये तीनों एक साथ जब एक ही वाक्य में लिखा और इतना बड़ा सारा वाक्य हो, पढ़ाते समय क्लास के अंदर भी बहुत बताया कि सीधा उत्तर बीकानेर करके आना है। ठीक है, साहित्य अकादमी है, संस्कृति अकादमी है, भाषा अकादमी है, तो अलग अलग है तीनों ही, लेकिन जब तीनों एक साथ आ जाए तो आपको क्या लिखना है, बीकानेर के अंदर लिखना है। प्रश्न नंबर 8, सुमेलित करना है। देखिए इसके अंदर भी आपका यदि एक मिल जाता है तो सारा क्रॉस चेक कर लेना आप, हावड़ा, लाहौर, दिल्ली और अलीपुर। इसके अंदर देखिए लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस के अंदर भी तो फांसी दी गई थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। लाहौर षड्यंत्र केस के अंदर आप सीधा सीधा किसको जाओगे, राजगुरु के पास। तो ए का क्या हो जाएगा, सॉरी बी का क्या हो जाएगा, चौथा, बी का चौथा मेरे हिसाब से एक के अंदर ही आ रहा है। देखिए बी का चौथा, इसने भी यही पकड़ा है और सीधा सीधा एक निकाल दिया। अब इसके अंदर आप और देख सकते हो, निकाल कर देखिए, इसके अंदर देखिए, हाँ क्या बी ए का तीसरा बता रहा है ये, ठीक है ना, चौथा, तो क्या ए का तीसरा है, हावड़ा षड्यंत्र केस है, जतिनाथ मुखर्जी, बिल्कुल सही है। बी का चौथा लाहौर षड्यंत्र केस, राजगुरु, बिल्कुल सही है। दिल्ली षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस किसके द्वारा, अमीचंद के द्वारा। ठीक है, तो सी का पहला हो जाएगा। और अलीपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस किसके द्वारा, अरविंद घोष। तो ये सारे ही सही हो जाएंगे, इस तरह से मिलान करना था। प्रश्न नंबर 9, 9 नंबर प्रश्न में देखिए, नेहतरंग, नागदामन, रणमलचंद और भाषाभूषण। भाषाभूषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है महाराजा जसवंत सिंह की। जब जसवंत सिंह पढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी बार RMS भी को पूछ चुका है, ठीक है ना, पटवारी के शायद एग्जाम में पूछा गया था। नेहतरंग, ये भी बहुत बार प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। बूंदी का राजा था बुद्ध सिंह, कौन था,
बुद्ध सिंह हाड़ा था, इसने लिखी थी नेह तरंग की रचना लिखी थी। सवाई जय सिंह के समय था ये, ठीक है ना, नेह तरंग। सवाई जय सिंह के समय बूंदी का राजा बुद्ध सिंह होता था, उसने नेह तरंग की रचना की थी। नागदमन साईं जी चूल्हा बिल्कुल सही है, रणमल संत श्रीधर व्यास बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 10, जोधपुर नरेश मानसिंह की पत्नी भटियाणी प्रताप कुंवरी ने, तो प्रताप कुंवरी ने अपने महल में अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनाया, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था। उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में करवाई। तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। जिस व्यक्ति ने ये प्रश्न किया है और सही किया है वो वास्तव में पढ़ाई की है उसने। महामंदिर बहुत सारे लोग करके हैं। देखिए महामंदिर इनके पतिदेव मानसिंह जी ने करवाया था, ठीक है ना, मानसिंह जी ने निर्माण कराया था महामंदिर का। इसके अंदर जो सही उत्तर होगा वो होगा तीजा मांझी का मंदिर, ये बिल्कुल सही उत्तर है इसका। कुंज बिहारी मंदिर ये नहीं है, घनश्याम जी का मंदिर ये नहीं है, तो इसका सही उत्तर है तीजा मांझी का मंदिर, ठीक है। प्रताप कुंवरी द्वारा तीजा मांझी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। प्रश्न नंबर 11, रिवाजों में आणों इस का क्या मतलब है? तो आणों का मतलब क्या है? विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, तो आणु शब्द से क्या तात्पर्य है? जल झूलनी एकादशी की पूजा ये नहीं है। दुल्हन का परिवार के द्वारा वर का बारात का डेरा देखने जाना, इसको जलोरे जलाल बोलते हैं, ठीक है। और कुआं पूजन, ठीक है, जलवा पूजन बोलते हैं इसको। कुआं पूजन को जलवा पूजन, इसको जलोरे जलाल बोलते हैं। और विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार जब ससुराल भेजा जाता है तो उसको कहते हैं आणु करना, ठीक है ना। तो ये है पहला, इसका सही उत्तर हो जाएगा 11वें का। प्रश्न नंबर 12, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने किसान आंदोलन में भाग लिया बिजोलिया के, और गिरफ्तार होकर 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में 2 बार जेल गई थी। तो देखिए ये सीधा सीधा प्रश्न है, वो आपके पास राज पनोरमा की किताब होगी, ठीक है ना। राज पनोरमा की किताब है तो उसके अंदर एक टॉपिक दे रखा है महिलाओं का, तो महिलाओं के अंदर सीधा सीधा अंडरलाइन करके लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। एक और बात बता देता हूँ, यदि आपसे पूछे कि 2 बार जेल कौन गई थी 1930 और 1932 के अंदर, क्लासरूम में मैंने बहुत बार पढ़ा है ये कि 1930 और 1932 के अंदर यदि प्रश्न में लिखा हुआ आ जाए कि 2 बार जेल जाने वाली, तो आपको करके आना है रमा देवी। और यदि प्रश्न में आता है कि राजस्थान की वह महिला जो सर्वप्रथम जेल गई प्रजामंडल के दौरान, ठीक है ना, तो सर्वप्रथम नाम लिखा हुआ है तो आपको अंजना देवी चौधरी करना है। तो इसके अंदर देखिए अंजना देवी चौधरी और रमा देवी के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, और कुछ कोचिंगों के द्वारा अंजना देवी चौधरी भी सही बताया जा रहा है, लेकिन इसका सही उत्तर अंजना देवी चौधरी नहीं है दोस्तों, इसका सही उत्तर रमा देवी है। क्या है? रमा देवी। ये देखिए मैंने किताब भी आपको बता दी है कि ये रमा देवी है, और रमा देवी है जो लादूराम जोशी की पत्नी थी। 1931 में बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया, और वहाँ से निकलने के बाद 1930 और 1932 ये 2 सन हैं, इन्होंने भाग लिया, और 1930 और 1932 में ये जेल में गई थी, ठीक है ना। इसको आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको मैंने प्रूफ बता दी, ठीक है। बाकी कोचिंग वाले क्या बता रहे हैं इसको मेरे से कोई मतलब नहीं। हाँ, आगे प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और बता रहे हैं। देखिए गागरोन का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, गागरोन का युद्ध कब होता है? 1519 के अंदर गागरोन का युद्ध होता है। सारंगपुर का युद्ध कब होता है? 1437 के अंदर राणा सांगावाला विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। उसके बाद गिरी सुमेल का युद्ध, ठीक है, गिरी सुमेल का युद्ध कब होता है? 1544 के अंदर में मुट्ठी भर बाजरे के लिए, वही वाला शेरशाह सूरी वाला। और साहुबा का या पाहुबा का युद्ध, साहुबा पाहुबा का युद्ध बोलते हैं 1541 और 42 के अंदर, ठीक है। ये भी कौन सा है? 1541-42 वही मालदेव वाला, ठीक है ना, साहुबा या पाहुबा का युद्ध कल्याणमल के साथ। अब आगे प्रश्न है, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कलकत्ता बरुआ नामक कन्या में जनता द्वारा जुलूस निकाला गया, पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई गई। यह घटना किस स्थान की है? तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था, यदि इसको जिसने स्किप किया है उसने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया। तो ये गोहपुर की घटना थी दोस्तों। कहाँ की थी? गोहपुर की।
रूमा देवी के बारे में प्रश्न आ गया। देखिए रूमा देवी जी अभी हाल ही में चर्चा में रही है, क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति में भी गई थी, ठीक है ना, करोड़पति वाला भी आपने देखा था। और रूमा देवी 2018 के अंदर इनको, ठीक है ना, 2018 के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा नारी शक्ति सम्मान से पुरस्कार दिया गया था। तो ये सारे कथन इनके सही हैं, केवल इस एक कथन को छोड़कर। तीसरा जो है ये जसराजपुर ये जो है खेतड़ी के अंदर नहीं पली बड़ी, इनका संबंध जो है वो बाड़मेर से है दोस्तों, ठीक है ना, और सारे कथन इनके सही है। तो आगे वाला प्रश्न है कि IISc, ठीक है ना, IISc बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, और जब भी यानी कि रैंकिंग की बात होती है भारत के अंदर तो निश्चित तौर पर पहली, दूसरी या तीसरी रैंक के अंदर ये स्थान रहता है, ठीक है ना, संस्थान है जो। तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी। एक प्रश्न 1-2 बार पहले भी पूछा जा चुका है, तो ये थोड़ा सा आप इसका ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर है 18, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने आमुक्त्यामाल्यद ग्रंथ की रचना की, ठीक है ना। ये बिल्कुल ही सही कथन है, पहला जो कथन है बिल्कुल सही कथन है कि विजयनगर के जो राजा थे आमुक्त्यामाल्यदम, इसको दूसरा नाम है विष्णुचित्त, ठीक है ना, विष्णुचित्तियम भी बोलते हैं इस ग्रंथ को, विष्णुचित्तीय। ये कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया था। तेलुगु साहित्य के 5 महाकाव्य हैं, उनके अंदर से एक ये है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं आमुक्त्यामाल्यद या विष्णुचित्तीय, बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही कथन है। कृष्णदेव राय की उपाधि थी आंध्र भोज, ठीक है। इसके दौरान में अष्ट दिग्गज रहते थे, और उन अष्ट दिग्गजों में ये तीसरा आपका है अलसानी पेदना। अष्ट दिग्गजों में अलसानी पेदना, बटबोलती, पिंगल सूरल, तेनाली रामकृष्ण, नंदी तिम्मन, रामभद्रा, अयल राजू, धुलजटी, इस तरह के 8 जो थे वो महान कवि थे। इनके दरबार में अलसानी पेदना था, राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। बिल्कुल ही सही बात है, तीनों ही कथन सही है, ठीक है ना। ये प्रश्न भी कुछ कोचिंगों के द्वारा गलत बताया गया है, तीनों ही कथन सही है, ठीक है। तो इसके अंदर है जो सभी कथन सही है, ये हो जाएगा। राजस्थान में वैदिक यंत्रालय, तो वैदिक यंत्रालय तो है सीधा अजमेर के अंदर ही, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना की गई थी वो उदयपुर के अंदर की गई थी, और अजमेर से वैदिक यंत्रालय से इसका प्रकाशन किया गया था, ठीक है ना। ये प्रश्न आगे वाला बहुत अच्छा प्रश्न है। बखनाथ जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी और माधवदास जी, ठीक है। 2-3 बार ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। दादूबंदी थे, 52 शिष्य थे दादू में के, जिसमें से कुछ शिष्य थे ये थे। टोटी नामक आभूषण कहाँ पर जाना जाता है? 2 आभूषण हैं, पीपल पत्रा, एक तो पीपल पत्रा और एक टोटी। ये दोनों ही आभूषण बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों ही कान के आभूषण हैं, ठीक है ना, ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे वाला प्रश्न है ये वैदिक काल से संबंधित ये प्रश्न है। व्रीहि, व्रीहि कहते हैं चावल को, ठीक है। मुद्दक मूंग को कहते हैं, यव जौ को कहते हैं, और इक्सु गन्ने को कहते हैं। ये यूपीएससी पेपर है, सॉरी पीसीएस पेपर है, उसके अंदर पहले भी 3 से 4 बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। अरिहंत की मोटी वाली किताब है, उसमें भी यदि आप इतिहास के प्रश्न पढ़ते हैं तो ये सारे प्रश्न हैं, लगभग हर प्रश्न रिपीट हुआ है, 1 या 2 प्रश्न को छोड़कर इंडियन हिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना। एक वो जो है 1942 वाला भारत छोड़ो आंदोलन है, उस प्रश्न को छोड़कर बाकी सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर से, सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। हाँ, विधवा पुनर्विवाह है, ठीक है, वो 1831 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वीरशैवलिंगम द्वारा। वीरशैवलिंगम ने 1831 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन का गठन किया था। हजारों बार पेपर में आ चुका है, इसका सही उत्तर ये होगा। अब देखिए बूंदी की कजली तीज, ठीक है ना। वैसे तो तीज सावन की कृष्ण पक्ष की तृतीया को, सावन की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, जो कि जयपुर की तीज के रूप में मशहूर है। सातुड़ी तीज या बूंदी की कजली तीज ये भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, ठीक है। और पटवारी एग्जाम में सातुड़ी तीज का प्रश्न आया था, तो इसका भाद्रपद कृष्ण तृतीया हो जाएगा। होली कब मनाई जाती है? बच्चे को भी पता है, फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाई जाती है। पर्युषण पर्व, पर्युषण पर्व कब मनाया जाता है और गणगौर कब मनाई जाती है? तो बच्चे जो वो पर्याप्त मिल जाएंगे। गणगौर आपकी चैत्र में मनाई जाती है, चैत्र की शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर का आयोजन किया जाता है, और पर्युषण पर्व का आयोजन भाद्रपद के अंदर किया जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप इतना करने के बाद मिला लोगे। आहड़ सभ्यता के बारे में बहुत ही शानदार प्रश्न था। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, नाम इसका ताम्रवती नगरी था, ठीक है। यह धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का साधन था। तांबा क्या है? धातु ही तो है। ताम्रवती नगरी, तांबा गलाना, ये दोनों एक ही चीज है, ए और सी,
थोड़ा सा दिमाग लगा लेते कि भाई यदि तांबा गलाना जानते थे तो तांबा गलाने का मतलब क्या है, धातु को पिघलाना, धातु पिघला पिघला कर वहाँ पर भट्टियाँ मिली है बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है। अब दूसरा विकल्प इसके अंदर देखिए, यहाँ चावल से परिचित नहीं थे, बिल्कुल थे, चावल के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, एक पोटली के अंदर चावल बंद, ठीक है ना, एक पोटली मिली है जिसके अंदर चावल के अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो ये दूसरा है वो बिल्कुल गलत है, पहला सही है, सी सही है, और डी यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट है जो मृद भांड मिलते हैं और सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ उकारी गई थी। ए सी ओ डी ये बिल्कुल सही है, बी है वो गलत है, तो ये आपका बी हो जाए, ये हो जाएगा ए सी डी सही है, ठीक है। इसके अंदर आगे राज्य विधान परिषद, ये देखिए आगे पॉलिटी के प्रश्न आगे। तो जितने भी इतिहास के प्रश्न थे दोस्तों लगभग 25 प्रश्न थे, तो 25 प्रश्नों का मैंने आपको सॉल्यूशन करवाया है। और जिस प्रश्न में आपको डाउट था रमा देवी वाला और रंजना देवी चौधरी वाला, उसका मैंने आपको प्रूफ भी दिया है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलती हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।